हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन। शुरुआत करते हैं आपके एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाते हैं पत्थर से शीशे अक्सर, टूट जाते हैं पत्थर से शीशे अक्सर, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करो। तो ऐसा जज्बा, ऐसा आप में मेहनत की क्या है लगन होनी चाहिए। और उसके लिए मैं आपके लिए पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन पे क्या है आपके लिए कंप्लीट सिलेबस की जो स्ट्रेटजी आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। लिविंग वर्ल्ड में पहले जो आपके इसके 2 पार्ट बनेंगे, तो उस पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में आप मैं क्या है यहाँ पे थ्योरी पढ़ाऊंगा। उसमें एनसीईआरटी की जितनी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं सारी एक्सप्लेन करेंगे। फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगी क्योंकि नीट करनी है, पीएचडी नहीं करनी है। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, कम टाइम में पढ़ो, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहले यहाँ पे जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका लिविंग। तो देखिए क्या है, ये जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर है हमारी इस मैंने जो आपको बताया था इस कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसमें मैंने स्टार्ट किया आपका फर्स्ट चैप्टर। इसके क्या है मैं आपको इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ाऊंगा। मुश्किल से 3 या 4 वीडियो होंगी जो क्या है 30 मिनट की या 1 घंटे की होगी मैक्सिमम। इसमें आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे पढ़ने के लिए किसी भी ऐप या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें से पढ़ सकते हो। तो अब टाइम बिना वेस्ट किए हुए पढ़ते हैं सबसे पहले लिविंग। लिविंग क्या होता है? एनीथिंग दैट इज अलाइव, एनीथिंग दैट इज अलाइव दैट कैन मूव, कैन ग्रो, कैन रिप्रोड्यूस, कैन एक्सक्रीट इज नोन एज लिविंग। क्या कहते हैं? जो कोई भी थिंग है, कोई एनीथिंग जो रिप्रोड्यूस कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है, मेटाबॉलिज्म है, मूवमेंट है, उसमें प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे लिविंग कहेंगे। अब लिविंग जो होता है मैं आपको एनसीईआरटी बेस पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ पे मेरे को लगेगा कि ये कोई भी ऐसा एक पॉइंट है कि ये एनसीईआरटी बहुत छोटा दे रखा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसका पूरा एलोबरेट करूँगा और आपको लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ाऊँगा जितनी आपके काम की हैं। बार बार यही कहा है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, ठीक है। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि लिविंग जो है उनमें क्या क्या गुण हो सकते हैं, उनकी क्या क्या आइडेंटिटी है, उनमें क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या आपकी बॉडी में फंक्शंस हैं। और एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये होती है कि वो होनी ही चाहिए, सभी लिविंग्स में वो प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए। अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सभी लिविंग्स में है उसको हम क्या कहेंगे? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे जो क्वेश्चन लिख रखे हैं आपके, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, मूवमेंट, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग के। इसके बाद की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या है, इनको पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, इनको हम समझेंगे बड़े ही आराम से। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे टॉपिक है ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ग्रोथ होता क्या है? इंक्रीज इन सेल नंबर या फिर इंक्रीज इन सेल साइज, कि सेल नंबर्स बढ़ जाएं डिवीजन के द्वारा। जो डिवीजन होगा, सेल डिवीजन जो होगा, सेल साइकिल जो होगी उसके द्वारा क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है सेल का नंबर बढ़ जाए, उसकी संख्या बढ़ जाए। कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें पहले क्या है, मान के चलते हैं हम कि उसमें 50,000 सेल्स हैं, 50,000 सेल्स, उनमें उनका क्या नंबर बढ़ जाए डिवीजन की वजह से। एक सेल में से 2 बन जाए, 2 में से 4 बन जाए, 4 में से 8 बन जाए, इस तरह जो वो है 50,000 की बजाय कितना हो जाए? 1 लाख हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रोथ हो गई। क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। तो इंक्रीज इन सेल नंबर, तो ग्रोथ का पहला वो क्या है? इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल के नंबर बढ़ जाए। या फिर यह कि सेल का साइज बढ़ जाए। पहले सेल जो है उसका साइज क्या है? इतना है, नॉर्मली है, और ये क्या है बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है उसके बाद क्या है, इनका साइज बढ़ जाए। अगर साइज बढ़ जाएगा तो भी क्या है? ग्रोथ है। तो ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन सेल नंबर एंड सेल साइज, ठीक है। तो वो क्या होता है? ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ पे जो मैं लिख रखा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है लेकिन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है उसको भी हम जानेंगे यहाँ पे। दूसरा क्या है कि जो ग्रोथ है आपका ये लिमिटेड भी होता है, अनलिमिटेड भी होता है। तो ग्रोथ आपका
प्लांट में और एनिमल में। प्लांट में क्या होती है, ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, और एनिमल में क्या होती है, लिमिटेड होती है। प्लांट में आपकी जो ग्रोथ है कैसी होगी, वो होती है आपकी अनलिमिटेड होती है, और जो आपके पास जो एनिमल है इनमें ग्रोथ कैसी होगी, लिमिटेड होती है और डायरेक्शनल होती है। लेकिन प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है और अनडायरेक्शनल होगी, तो एनिमल में कैसी होगी, लिमिटेड और डायरेक्शनल होगी। और ग्रोथ जो है इंटरनल होगी। अगर आपकी बॉडी में साइज, वेट, मास जो है या किसी ऑर्गेनिज्म में इंटरनली जो है इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। तो इंटरनल अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। एक्सटर्नल जो है उसको ग्रोथ नहीं कहेंगे हम एनिमल में। कि जैसे मेरी बॉडी पे अगर यहाँ पे क्या है, कोई ये फोड़ा फुंसी वगैरह कुछ हो जाए तो ये रेस्ट वगैरह जो हो जाए उसकी वजह से यहाँ पे जो मसल्स है उसका जो एक्टिवेशन होगा उसको ग्रोथ नहीं कहूँगा, वो क्या है, एक डिसीज है। तो ग्रोथ कैसी होगी, इंटरनल होगी। प्लांट में कैसी है, अनलिमिटेड है, एनिमल में कैसी है, लिमिटेड है। और कैसे होगी, या तो सेल का नंबर बढ़ जाए या सेल का साइज बढ़ जाए। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो मैंने एक कहा था कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम तब कहेंगे जब ये प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं हो। तो यहाँ पे क्या है, ग्रोथ जो है आपका, ग्रोथ ये क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी होता है। किसमें होता है आपका, ये माउंटेन में होता है, आपका ये क्या है, बाउल्डर्स में होता है, और ये आप इसमें है सैंड माउल्ड जो हैं उनमें होता है। तो इनमें भी क्या है, ग्रोथ होती है। जो पहाड़ है, चट्टान है, उसमें क्या है, उसमें भी ग्रोथ होती है, उसका भी मास बढ़ता है। तो वो क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसमें क्या है, ग्रोथ होती है। साथ ही साथ कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे क्या है, सरफेस पे एक्यूमुलेशन होता है पार्टिकल का, और उसमें क्या है, मास उसका बढ़ता है, उसमें ग्रोथ होती है। जैसे कि आपके लिए एग्जाम्पल देता हूँ, रस्टिंग। रस्टिंग जो है, जंग जो लगता है आयरन में, उसमें क्या है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, तो क्या होता है, उस पर एक्यूमुलेशन होता है चीज़ों का, डस्ट है, गैसेज है, वाटर एक्यूमुलेट होता है, तो उसी वजह से क्या है, उस पर भी ग्रोथ होती है। लेकिन वो ग्रोथ जो है किसमें हो रही है, नॉन लिविंग में हो रही है। तो इसलिए ग्रोथ जो है आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है लिविंग का, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ग्रोथ जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो रही है। सेकंड जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। ये जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें से दूसरे ऑर्गेनिज्म की बनने की जो एबिलिटी है, जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन किसी इंडिविजुअल का, किसी ऑर्गेनिज्म का दोबारा बनना, एक जीव से दूसरा जीव बनना, एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल बनना, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल के जो टाइप होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके भी कई टाइप होते हैं, फेज हैं। हालांकि जब इसका चैप्टर आएगा वहाँ पे हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को, तो थोड़ा सा तो यहाँ पे हम इसको क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। कि दो इंडिविजुअल जो हैं वो क्या है, एक दो पेरेंट मिलके क्या है, एक इंडिविजुअल जो उनसे जो प्रोड्यूस होता है, रिप्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल में क्या होता है कि जो सिंगल पेरेंट है वो ही क्या है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। सिंगल पेरेंट में वो मेल भी पेरेंट भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो वो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। तो दो गैमेट होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उनका फ्यूजन होगा। अब वो आइसोगैमेटिक भी हो सकते हैं, हेटेरोगैमेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें क्या है, सिंगल गैमेट है, सिंगल जो गैमेट है वो क्या है, इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि बडिंग हो गया, फ्यूजन हो गया, फ्रैगमेंटेशन है, सिमुलेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, रीजनरेशन है। बडिंग क्या है, बडिंग प्रोसेस, बड के द्वारा ऑर्गेनिज्म बनना बडिंग कहलाएगा। जो इसमें होता है आपका हाइड्रा में होता है, किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, यीस्ट में होता है। फिजन है आपका, फिजन में क्या है कि कोई इंडिविजुअल है वो टू
और मोर पार्ट्स में अगर डिवाइड हो जाता है और वो पार्ट क्या है नया इंडिविजुअल बना लें तो उसको क्या कहते हैं, फिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिशन कहते हैं। उसी तरह क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है कि फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो मैच्योर होने के बाद अलग कई सारे फ्रैगमेंट में क्या है उसके बन जाएंगे और फ्रैगमेंट डिवाइड होने के बाद हर एक जो फ्रैगमेंट है वो नया इंडिविजुअल बनाए, उसको क्या कहेंगे, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस किसमें होती है आपकी, ये प्रोसेस आपकी देखी जाती है अर्थवर्म में देखी जाती है। स्पोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ स्पोर। स्पोर के जर्मिनेशन के बाद, स्पोर के जर्मिनेशन होने की वजह से इंडिविजुअल बनना क्या कहलाएगा, स्पोरुलेशन कहलाएगा। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है प्लांट में होता है, किसमें होता है, प्लांट में होता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हैं, जो पार्ट हैं, लीव्स, स्टेम, रूट, उनसे ही नया पेड़ बनना, नया प्लांट ग्रो होना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। एक ये होता है आपका रीजनरेशन, कि कोई पार्ट है किसी इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनिज्म का, उसी पार्ट में एबिलिटी हो टू प्रोड्यूस न्यू यंग वन, कि उस पार्ट के द्वारा ही रीजनरेट होके नया इंडिविजुअल बन जाए, उसको क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसको रीजनरेशन कहते हैं। तो ये तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये चीजें भी होती हैं। हाँ, ये जब चैप्टर में आएंगे आप सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे इन सबको बड़े डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इन सबके एग्जाम्पल, इन सबकी डेफिनेशन, इन सबके पार्ट सब पढ़ाया जाता है। थोड़ी सी चीज़ और बता लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहला एडवांटेज तो ये है कि इससे क्या है, जो एनवायरमेंटल है वो क्या है, इकोलॉजिकली बैलेंस रहेगा। कैसे बैलेंस रहेगा, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे लिमिटेड नंबर में होंगे, लिमिटेड नंबर में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसमें कि इस प्रोसेस में टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम लगता है। और टाइम जब लगता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले क्या है, बहुत ज़्यादा इनमें टाइम लगता है। दूसरा ये कि बहुत पेरेंट, दोनों ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक पेरेंट से यहाँ बॉडी बन जाए, तो ये भी एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज हो गया कि दोनों ही पेरेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। अगर एक पेरेंट नहीं है तो क्या है, इंडिविजुअल नहीं बनेगा। शॉर्ट में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें सीक्वेंस से एक तरीके से रहें कि चीज़ें क्या क्या हैं, क्या क्या हमें पढ़नी है। तो ये चैप्टर का भी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे सब चीज़ों को करेंगे। डिसएडवांटेज, अच्छा ये क्या है, इसका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है कि इसमें सिंगल पेरेंट ही है, इसको डबल जरूरत नहीं है, एक ही है, इससे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा, इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज ये हो गया कि क्या है, अनलिमिटेड जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। अनलिमिटेड जो है इससे क्या है, प्रोजेनी बनेंगी, कम टाइम में बनेंगी और उसकी वजह से क्या है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसानों के केस में होता है, एनिमल के केस में होता तो क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो चुके होते और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाता। तो ये क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। लेकिन बात यह है कि रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो रिप्रोडक्शन जो है सभी इंडिविजुअल में होता है, सभी ऑर्गेनिज्म में, सभी लिविंग में होता है, लेकिन कुछ केसेज हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन में बात करता हूँ, ह्यूमन में जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनमें नहीं होगा। दूसरा जो है इनफर्टाइल मैन कह लो आप इसे, इनफर्टाइल ह्यूमन। दूसरा आपका जो वर्कर हनी भी है, आपका जो म्यूल और हिंदी है खच्चर, तो ये क्या है, लिविंग है और एनिमल है और लार्ज एनिमल है। तो ये क्या है, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो ये जो है आपकी रिप्रोडक्शन, ये भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तभी हो सकती है जब वो प्रॉपर्टी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाए। तो ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, The chemical change that takes place in cell और organism। ऐसे केमिकल चेंजेस जो किसी सेल और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उन्हें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपके टू टाइप्स की होती है। एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म होता है आपका ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी टिश्यू टू रिलीज एनर्जी, कि जो बॉडी टिश्यू है उनका ब्रेक डाउन होना, इसके लिए एनर्जी रिलीज करने के लिए बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, उनको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए क्या होना,
breakdown of body tissue to release energy is known as catabolism। जैसे क्या है, लार्ज कंपोनेंट जो है आपके उनका ब्रेकडाउन होना सिंपल कंपोनेंट में क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म कहता है। ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर कंपोनेंट इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी टिश्यू टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, उससे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरा है आपका एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, बिल्डिंग अप ऑफ बॉडी टिश्यू एंड स्टोर एनर्जी। बॉडी टिश्यू जो है उनका बनना, उनका बिल्ड होना, उनका डेवलप होना और क्या करना, किस लिए, स्टोर करना एनर्जी को, क्या कहलाएगा, बिल्डिंग अप ऑफ बॉडी टिश्यू क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म कहलाएगा। इट मींस जो आपके पास जो स्मॉल कंपोनेंट हैं उनका ऐड होने के बाद लार्ज कंपोनेंट बनना, सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनना क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म कहलाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है मेटाबॉलिज्म, जो केमिकल चेंजेज हैं, अगर आपके पास कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उस सब में क्या होगा, ये केमिकल प्रोसेस होती है ताकि वो जो जीव है, वो जो लिविंग है, वो सरवाइव कर सके। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है आपकी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे पहली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या लिखता हूँ, आपकी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। आपके लिए पहले काट चुका हूँ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म, सॉरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, वो आप पढ़ चुके हो। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या है, ये केमिकल चेंजेज होते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल और लिविंग इज मेड अप ऑफ सेल। कोई भी जो जीव है उसमें क्या है, सेल होगी ही। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें सेल ना हो, चाहे एक सेल हो, जिसमें एक सेल होगी उसे क्या कहेंगे हम, उसको हम कह देंगे यूनिसेलुलर। और जिसमें एक से ज़्यादा सेल हैं उसे क्या कह देंगे हम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देंगे। तो ये जो है कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जिसमें सेल नहीं हो। तो सेल जो है एक बेसिक प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो सेल सभी ऑर्गेनिज्म में होती है। जो सेल है सिमिलर सेल्स हैं, इनका फंक्शन सेम है, वो मिलके क्या बनाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनाती है, कोई ऑर्गन बनाती है। और ऑर्गन जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब उस ऑर्गन सिस्टम के सराउंडिंग में बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारे पार्ट जो है वो उसके ऊपर कवर हो जाते हैं, तो क्या बनती है, बॉडी बनती है। किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या बनती है, बॉडी बनती है। तो सेल जो है क्या है, बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, बायोलॉजिकली, केमिकली, सब तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो कोई भी जीव ऐसा नहीं है, कोई भी लिविंग ऐसा नहीं है जिसमें क्या है, सेल ना हो। तो इसलिए आपके पास जो आपका सेल है ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो आपकी सेकंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी, क्षमता, टू सेंस और रेस्पॉन्ड सराउंडिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके आसपास क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट जो है उस एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहे हैं, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, सर्दी है, गर्मी है, उसको क्या है, सेंस करना, महसूस करना और उसके अगेंस्ट क्या है, कोई रेस्पॉन्ड करना, फिजिकली, बायोलॉजिकली या केमिकली। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है सभी ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, सभी में प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि जो कोमा पेशेंट होता है, ह्यूमंस में जो कोमा पेशेंट होता है, जो पेशेंट कोमा में है, वो क्या है, अब वो तो ये रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन क्या है, वो सुन सकता है, लेकिन वो इसके रेस्पॉन्ड में क्या है, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो उसको क्या है, वो उसको लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे, क्योंकि उसमें तो प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही, ये चीज़ें उसकी बॉडी में नहीं हो रही। लेकिन फिर उसके बावजूद भी, ये सारी चीज़ों के बावजूद भी, कोमा पेशेंट के बावजूद भी कॉन्शियसनेस जो है इसको क्या कहेंगे, इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, आपकी एनसीईआरटी में इसको माना हुआ है और एनसीईआरटी से ऊपर आप जा नहीं सकते, उसको आप नकार नहीं सकते। यहाँ पे बस ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है कोमा
पेशेंट का, अदरवाइज ये जो एबिलिटी है सभी ऑर्गेनिज्म में होती है। अब यहाँ पे ह्यूमन की अगर मैं बात करता हूँ तो ह्यूमन जो है उनमें एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि वो खुद क्या है सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है उसको, ये प्रॉपर्टी जो है ह्यूमंस की बाकी जो एनिमल्स हैं, बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उसे क्या है एडवांस बनाता है। क्या बनाता है? एडवांस बनाता है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी सिर्फ इसमें होती है, ह्यूमन में होती है। तो ये आपकी जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस भी आपकी क्या हो जाएगी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी कॉन्शियसनेस। तो ये जो है आपकी यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी हमें चुके हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? दो चीजें होती है, एक होता है आपका मूवमेंट, एक होता है लोकोमोशन। तो मूवमेंट में क्या होता है? कोई बॉडी पार्ट है जिसका क्या मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि हैंड है, मैं कहता हूँ गर्दन है, ये क्या हो गया? मूवमेंट हो गया। इसमें क्या है? ऑर्गेनिज्म की पोजीशन चेंज नहीं होती है, लोकेशन चेंज नहीं होती। ये लोकोमोशन में क्या होता है? इसका लोकोमोशन में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो क्या हो गया? लोकोमोशन हो गया। मैं इधर से उधर जो यहाँ पे जा रहा हूँ, ये क्या हो गया? लोकोमोशन। और बॉडी पार्ट जो मेरे यहाँ पे कर रहे हैं इस प्रोसेस क्या कहेंगे? मूवमेंट कहेंगे। तो मूवमेंट जो है ये आपका क्या है? प्लांट में होता है। हवा से पत्तियां टहनियां हिलती हैं तो मूवमेंट तो वो हो गया, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा हुआ। लोकोमोशन जो है प्लांट में नहीं होता है। और क्या है? आपके सर्टेन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म, वो भी क्या है? नॉन मोटाइल होते हैं, उनमें भी लोकोमोशन नहीं होता है। तो ये क्या है? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। लोकोमोशन और मूवमेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इनको आप नहीं कह सकते। तो एनसीईआरटी के बेस पे आपके जो 5-6 पॉइंट हैं कि आपका जो है ग्रोथ है, रिडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है, लोकोमोशन है, मूवमेंट है, ये क्या है? ये इनमें से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आपकी क्या है? आपके मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है। अच्छा, इसके बाद एक और है जो लाइफ प्रोसेस में आता है, प्रोसेस क्या आता है? डेथ है। डेथ क्या है? कि कोई सेल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका खत्म हो जाना क्या है? डेथ है। तो डेथ क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो भी बना है क्या होगी? उसकी डेथ होगी। वो क्या है? डिफाइंड प्रॉपर्टी वहाँ पे हो सकती है। लेकिन आपके एनसीईआरटी बेसिस जो भी टॉपिक है वो सारे हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट कर दिए। इसके अलावा हीलिंग एंड रिपेयरिंग, अगर कोई चोट लग जाए तो क्या है? हीलिंग होगी, उसमें रिपेयरिंग होगा। या फिर डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशन है, या रेस्पिरेशन होता है, वो भी क्या है? वो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं लिविंग में। किसमें? लिविंग में वो सभी क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो आपके जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, दे आर द ओनली मेटाबॉलिज्म, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये सभी क्या है? आपके डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसी में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी क्या है? कितने ऑर्गेनिज्म है, टोटल कितने हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन कैसे है, और जो नॉमेनक्लेचर है वो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है। किसी इंडिविजुअल को स्पीशीज ऑर्गेनिज्म है उसका नाम कैसे रखा जाता है, क्या उसके लिए रूल हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। अब है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। जो लिविंग है उनमें क्या है? डिफरेंस, उनमें अंतर, उनमें विविधता, तो वो क्या है? क्या कहलाएगी? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो जो उसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वैरायटी इन लिविंग बीइंग जो है उसको क्या कहेंगे हम? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। किसके बेसिस पे होता है? ये जो लिविंग्स हैं उनमें जो डाइवर्सिटी होती है किसके बेसिस पे होती है? ये होती है आपके साइज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके हैबिटेट के बेसिस पे और हैबिट के बेसिस पे। तो जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बेस पे क्या है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं, अलग अलग स्पीशीज जो हैं उनमें डाइवर्सिटीज है। तो उसको क्या कहते हैं? उस एलिमेंट को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या है? अप्रोक्स 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज, 1.8 to 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड येट नाउ। और अभी क्या है? इससे भी ज़्यादा स्पीशीज जो है वो जो डिस्कवर्ड नहीं हुई हैं या जिनके बारे में क्या है? अभी अननोन फैक्ट्स हैं, जिनके बारे में फैक्ट नहीं पता है। तो कितनी है? एनसीईआरटी के बेसिस पे आपका कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियन। एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की है, बस मैं उन लाइनों को क्या कर रहा हूँ? एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ जो चीज़ें हैं उनको मॉडिफाई करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों को याद करने में कोई कठिनाई नहीं हो। एनसीईआरटी में चीज़ों को बहुत ही एक शॉर्ट उसमें दे रखा है, तो उसको एलिब्रेट करना टीचर का काम होता है, वही मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ।
इसके बाद क्या है इसमें डाइवर्सिटी में ही सिस्टमेटिक होता है कि द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म में उसकी स्टडी एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसमें डाइवर्सिटी क्या है, उसका एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी स्पीशीज का, उसके बारे में पढ़ना। किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, उसके एनाटॉमिक जो कैरेक्टर है उसके बेसिस पे, इकोलॉजिकल बेस पे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बेस पे और बायोकेमिस्ट्री के बेस पे। उसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक। द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एनाटॉमी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री इज नोन एज सिस्टमैटिक। उसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक कहते हैं। तो इसके लिए एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर एक किसने लिखी थी, कार्लोस लिनियस ने लिखी थी। सिस्टेमा नेचर एक बुक लिखी थी, कार्लोस लिनियस ने लिखी थी। ये जो है आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नीट में, एआईपीएमटी में पहले आ चुका है कई बार। एक साथ साथ ये है कि जो टर्म है ये सिस्टमैटिक, ये किसने दी थी, ये टर्म दी थी आपकी कार्लोस लिनियस साहब ने दी थी। किसने दी थी, कार्लोस लिनियस ने इस टर्म को दिया था। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। तो बायोडाइवर्सिटी में जो आपकी छोटी छोटी टाइप हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, सिस्टमैटिक क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सब चीज़ों को टैक्सा, टैक्सोन और हायरार्की, कैटेगरी, अरेंजमेंट, इन सब को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगला क्या है, टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कार्लोस लिनियस है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कार्लोस लिनियस है। और ये टर्म जो है, ये टर्म किसने दी थी, डी कैंडोले ने दी थी। जो आपकी टैक्सोनॉमी की जो टर्म है किसने दी थी, डी कैंडोले साहब ने दी थी। क्या होता है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the principle and procedure, which deals with the principle and procedure of identification, nomenclature and classification of any organism। कि किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसका नोमेनक्लेचर नाम रखना और क्लासिफाई करना उसको कैरेक्टर के बेसिस पे, ये सारे जो प्रिंसिपल और प्रोसीजर हैं उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो अब हम डिस्क्राइब करेंगे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल है उसको आइडेंटिफाई करना ताकि उसका हम नोमेनक्लेचर कर सकें और फिर उसको कैरेक्टर्स के आधार पे, उसके हैबिटेट के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे उसको बेसिस पे क्या कर सकें, हम क्लासीफाई कर सकें, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ग्रुप में रख सकें। जैसे कि आपके पास कैटेगरीज हैं, ग्रुप हैं कि मैमल हैं, आपके पास रेप्टाइल्स हैं, एविस हैं, बर्ड्स हैं और आपके कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट में बहुत सारे फाइलम हैं। तो उस सब को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टर, देयर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, एनाटॉमिकल करेक्टर, देयर इंटरनल करेक्टर्स, हैबिटेट, उन सब के बेस पर उनको क्या है, क्लासिफाई किया है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया आपका, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना ताकि क्या हो सके, उसका नोमेनक्लेचर हो सके। अब यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे नोमेनक्लेचर। अब टैक्सोनॉमी जो है आप उसकी क्या है, 3 स्टेप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब हो गया आइडेंटिफाई करना किसी ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, फिर नोमेनक्लेचर करना, फिर क्लासिफिकेशन करना, ये 3 उसमें स्टेप है। तो देखो नोमेनक्लेचर क्या है कि किसी स्पीशीज का नेम रखना ताकि उस नेम की वजह से वो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ग्लोब पे क्या है, एक ही नाम से जाना जाए। उसको कहते हैं हम साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम रहेगा, एक ग्लोबल नेम रहता है। तो लोकल नेम से वो है कि किसी पर्टिकुलर एक रीजन में उस नाम से उसको जाना जाए, लेकिन जो एक साइंटिफिक नेम है वो क्या है, यूनिवर्सल नेम है, उस नाम से उसको पूरी दुनिया में जाना जाएगा, लिविंग वर्ल्ड में उसको सेम नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, नोमेनक्लेचर जो है, ये नोमेनक्लेचर जो टर्म है किसने दी थी, कार्लोस लिनियस ने दी थी। किसने दी थी, कार्लोस लिनियस साहब ने टर्म दी थी नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे आप अगर प्लांट का जो है नेम अगर रखते हैं तो उसको क्या क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर क्या है, जो प्लांट हैं उनको नोमेनक्लेचर किया जाता है, उनका नेम जो है रखा जाता है कि ये नेम है, उनको क्या है, एक नेमिंग दी जाती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर प्लांट एनिमल की हमें बात होती है तो उसका कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर उसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें 2 नेम होते हैं। सर नेम होता है नितिन ईश्वर सिंह, तो मेरा नाम क्या है, नितिन है, उसमें ईश्वर सिंह क्या है, सर नेम हो गया। तो
उसी तरह यहाँ पे एक नेम में दो फैक्टर्स होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। वो सिस्टम को क्या कहते हैं, नेम रखने के को बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो उसमें जो पहला जो नाम होता है उसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर में उसको कहते हैं, पहले नाम को जेनरिक नेम, क्या कहते हैं, फर्स्ट नेम को जेनरिक नेम, और सेकंड नेम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। या आप कह सकते हो जो पहला जो नाम होता है उसमें वो जीनस होता है, और दूसरा नाम है आपका स्पीसीज होता है। तो स्पीसीज, जीनस जो भी है आपके, ये क्या है, आपके टेक्सोनोमी में कैटेगरी है, इनको हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपके पास लेता हूँ, जैसे मैंगो हो गया, तो मैंगो को आप एक लोकल नेम कह सकते हो। पूरी दुनिया में आम को मैंगो नहीं कहा जाएगा, तो उसके लिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम है वो क्या है, मैंगो के लिए मैंजीफेरा इंडिका है। क्या है, मैंजीफेरा इंडिका कह लो या मैंगीफेरा इंडिका कह लो, तो मैंजीफेरा इंडिका है उसका नाम। तो मैंजीफेरा जो इंडिका है, इसमें जो आपका जो फर्स्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम क्या हो जाएगा आपका, जेनरिक नेम, और जो सेकंड नेम है क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट इसका नाम हो जाएगा। तो आम को क्या कहते हैं, मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। ऐसे आपका जो वीट है उसे क्या कहते हैं, ट्रेटिकम एस्टेबम कहते हैं। आपका फ्रॉग है उसको क्या कहेंगे, राना टिराना कहेंगे। तो इसी तरह जैसे कि कॉकरोच है उसको क्या कहते हैं, जो कॉमनली जो सराउंडिंग हमारे जो कॉकरोच पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। तो इस तरह के जो है साइंटिफिक नेम ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी एक लिस्ट में आपको पूरी पढ़ाऊंगा, जो कॉमन जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है, उनके नाम हम पढ़ेंगे। बाकी ऐसे तो अगर पढ़ने के लिए बैठे तो हजारों नेम है, तो कुछ जो है लिमिटेड जो है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब किसी स्पीशीज का जो नाम रखा जाता है उसके लिए भी क्या है, एक सिस्टम होना चाहिए, एक रूल होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में उसको उस नाम से जाना जाए। तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। ये रूल हैं आपके, एनसीईआरटी बेस्ड है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, नीट में आता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि पहला जो रूल है उसमें कह रहा है कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इन लैटिन, कौन सी भाषा में होता है, लैटिन में, बट रिटन इन इटैलिक। कैसी लैंग्वेज में होता है, बायोलॉजिकल नेम लैटिन लैंग्वेज में होता है, और कैसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, इटैलिक लैंग्वेज में उसको लिखा जाता है, इटैलिक लैंग्वेज में। अब दूसरा रूल ये है कि आपके पास जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें जो पहला जो नाम होगा उसको हम जीनस कहेंगे, दूसरा जो नाम होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्पीशीज कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पीशीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ मस्का डोमेस्टिका, क्या कहता हूँ, मस्का डोमेस्टिका। तो ये मस्का जो डोमेस्टिका है किसका नाम होता है, ये हाउस फ्लाई का नाम होता है, मक्खी का नाम होता है। तो इसमें मस्का जो है क्या हो गया आपका फर्स्ट नेम हो गया, डोमेस्टिका क्या हो गया आपका सेकंड नेम मींस स्पीशीज हो गया, ये क्या हो गया इसमें जीनस हो जाता है। ठीक है, थर्ड जो रूल है वह यहाँ पे वो कहता है व्हेन बायोलॉजिकल नेम्स आर हैंड रिटन, जब बायोलॉजिकल नेम को हैंड रिटन किया जाता है सेपरेटली अंडरलाइन, तो उनको अंडरलाइन करना होता है। क्या करना होगा, अंडरलाइन उनको करना होता है, और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर ओरिजिन। लेकिन प्रिंट कैसे किया जाता है उनको, इटैलिक लैंग्वेज में, ताकि उनके ओरिजिन जो है इंडिकेट हो, क्या हो, उनका ओरिजिन इंडिकेट हो, क्योंकि वो क्या है लैटिन भाषा से लिए गए हैं। लिखे किसमें जाते हैं, इटैलिक लैंग्वेज में वो लिए जाते हैं। ठीक है, और जो पॉइंट है इसमें कह रहा है द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो पहला वर्ड होगा नेम में, जो बायोलॉजिकल नेम है नोमेनक्लेचर, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, उसमें जो फर्स्ट नेम है वो कैसे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो सेकंड नेम है वो कैसे स्टार्ट होगा, वो स्मॉल नेम से स्टार्ट होगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखे हुए ऐसा था कि मैंजीफेरा में जो आपका एम है इसमें लेटर कैसा है, कैपिटल है, और इंडिका में लेटर कैसा है, स्मॉल है। तो ये आपके क्या होते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर और उसका सिस्टम। किसने दिया था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ये दिया था कार्लोस लिनियस ने दिया था। अगर आप इसमें प्लांट का नाम रखते हो तो क्या कहोगे, ICBN, और एनिमल का नाम कौन रहेगा, ICZN। तो अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो लिस्ट। तो ये आपके कुछ साइंटिफिक नेम लिखे हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं, आधे से ज़्यादा जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो बार बार आपकी बायोलॉजी में यूज होते हैं, तो उनके मैंने साइंटिफिक नेम लिखे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको आप नॉलेज के तौर पे याद रख सकते हो, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिखे, कुल 30 लिखे हैं। तो देखिए क्या है, ह्यूमन से क्या कहेंगे, होमो सैपियन। आपका जो मैंगो है उसे क्या कहेंगे, मैंजीफेरा इंडिका कहेंगे। वीट से ट्रेटिकम एस्टेबम। आपका जो फ्रॉग है उसे क्या कहेंगे, राना टिग्राना। हाउस फ्लाई से कहते हैं मस्का डोमेस्टिका। कॉकरोच का नेम क्या है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। डॉग से कहेंगे कैनिस फैमिलियरिस। आपका तुलसी है उसे क्या कहेंगे, ओशिकम सेंट्रम। और जो रैट है उसे कहेंगे रेटस रेटस। आपका कैट जो है, कैट से क्या कहते हैं, फेलिस कैटस। और लाइन से क्या कहेंगे, पैंथेरा लियो।
और जो आपका टाइगर है इसे क्या कहेंगे, पैंथेरा टिग्रिस। इसमें लेपर्ड रहेगा उसे कहेंगे पैंथेरा पैराडस, क्या कहेंगे, पैंथेरा पैराडस। इस तरह मैंने यहाँ पे जो लिख रखे हैं आप इनको यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोग क्लियरली लिख लें, क्योंकि ये क्या है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनका जिक्र जो है आपको पूरी बायोलॉजी में देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में जो टॉपिक है वो क्या है, टैक्सोनॉमी हम पढ़ चुके हैं, और तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की वो क्या है उसको हम पढ़ेंगे। तो टैक्सोन क्या है, टैक्सोन इज एन यूनिट यूज्ड इन साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी। टैक्सोन एक यूनिट है, इसमें क्या है, ग्रुप है ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं, ठीक है। और टैक्सोन जो है उनके ग्रुप का जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है या रैंक है उसको हम कहते हैं कैटेगरी। क्या कहते हैं उसको, कैटेगरी कहते हैं। कलेक्शन ऑफ टैक्सोन या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और रैंक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या कहते हैं उसको, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को अरेंज करना उनके कैरेक्टर के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो कहलाता है आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या कहते हैं उसको, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू सक्सेसिव लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो कैटेगरी हैं, तो टैक्सोन से मिलके हमने क्या है टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी बनाई है, उन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का अरेंजमेंट उनके कैरेक्टर के आधार पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वो जो आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उनको याद रखने के लिए आपके पास मैं यहाँ एक ट्रिक बताऊंगा छोटी सी। और ये जो आपका टॉपिक है यहाँ से इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टॉपिक है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी इसके लिए, मैं ट्रिक बनाता हूँ इसके लिए सिर्फ ये कि केपीसी ऑफ जीएस, बस इतना नाम है आपको याद रखना है, केपीसी ऑफ जीएस। इसमें ना कोई नाम है ना कोई गांव है, सिंपल सी आपको लाइन है याद हो जाएगी, केपीसी ऑफ जीएस, केपीसी ऑफ जीएस। तो के से क्या हो जाएगा आपका, के से आपका यहाँ पर हो जाएगा किंगडम, क्या हो जाएगा, के से आपका है किंगडम, और पी से क्या है आपका फाइलम, और सी से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्लास हो जाएगा, ओ से आपका ऑर्डर हो जाएगा, और एफ से क्या हो जाएगा आपका फैमिली हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो है जी से क्या हो जाएगा जीनस हो जाएगा, और एस से क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस से आपका हो जाएगा यहाँ पे सीपीसी। तो ये इस तरह से आपको ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी याद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मीन्स है कि किंगडम से लेके जब स्पीशीज में आएंगे हम नीचे की तरफ, तो क्या है आपका जो सिमिलरिटीज हैं कैरेक्टर्स की वो बढ़ती जाएंगी, ऊपर तरफ क्या है घटती जाएंगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, इसके लिए मैं कोई इंडिकेशन दिखाता हूँ कोई एरो के तौर पे, तो ऐसे, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जो सिमिलरिटीज हैं, क्या है, सिमिलरिटीज हैं जो डिफरेंट ग्रुप में ऑरेंज गेम है, वो क्या है डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वो नीचे से ऊपर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है, वो बेस टू बॉटम, और बॉटम टू बेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब ये जितने भी ये हमने पढ़े हैं यहाँ पे टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कैटेगरीज का अरेंजमेंट है, इन सबको हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, और आपको बताएंगे कि स्पीशीज क्या होता है, जीनस क्या होता है। उसके बाद इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक रह जाएगा टैक्सोनॉमिक एड्स। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की और टैक्सोनॉमिक एड, ये दो टॉपिक जो टॉपिक हैं इसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो इसमें आपके जो टॉपिक्स थे उनको एनसीईआरटी बेस्ड देखो, जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर बार 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है इसमें से, और कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें से जो एनटीए है नीट वो क्या है इसको स्लिप कर देता है, लेकिन चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, कोई पता नहीं है कि नीट कब इसमें से क्वेश्चन पूछ ले। तो ये एनसीईआरटी के टॉपिक सारे के सारे मैंने आप एक्सप्लेन किए हैं, और इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस चैप्टर की तो मैं आपके लिए क्वेश्चन डाल चुका हूं फर्स्ट चैप्टर के। इसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे 35 ईयर के, वो सभी क्वेश्चन मैं पहले डाल चुका हूं। तो आप इस थ्योरी को पढ़ने के बाद वहां से उन क्वेश्चन को कर सकते हो, ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चंस और थ्योरी जो है आपकी एनसीईआरटी से ही पूछ रहे हैं सारे के सारे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप जितना सपोर्ट करोगे इतना मेरे लिए अच्छा होगा, और मैं आपके लिए कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर डालूंगा। जैसे आपको पहले ही बताया था कि 1 करोड़ का गेम है और हम जीत कर रहेंगे इस साल में। थैंक यू वेरी मच।